सभी डीएलएड साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। साइंस जो सब्जेक्ट होता है वो तीसरा पेपर होता है, ठीक है, यानी कि विज्ञान। और ये जो सब्जेक्ट होता है 25 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। सबसे पहले मैं आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं, इसके पहले हमने वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा 2017 का पेपर हल किया था। उसके बाद सेकंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास 2017 के पेपर को हल किया था। उसके बाद तीसरा पेपर है और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है दोपहर के 12 बजे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो सिंपल आप चैनल को विजिट कर सकते हो, या फिर आपको प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी आप जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो पीडीएफ है मैं आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप वहां से ज्वाइन होकर इसको प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए Na2CO3, ऑप्शन बी CaOH2, ऑप्शन सी CaO, ऑप्शन डी CaCO3। तो फ्रेंड्स, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। सेकंड क्वेश्चन है कि सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। तो सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, यानी प्रकाश सोलर में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। थर्ड जो प्रश्न है कि पेलाग्रा, ठीक है, रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो जो पेलेग्रा रोग होता है वो विटामिन बी की कमी से ये रोग होता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि जड़ों द्वारा वर्धी जनन होता है। आलू में, शकरकंद में, अदरक में, गन्ना में। तो जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शकरकंद में। फिर प्रश्न है कि वह उत्तोलक जिसमें आलंब एवं आयाम के मध्य भार होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमने उत्तोलक बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। उत्तोलक 3 टाइप के होते हैं, एक तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक, दूसरा द्वितीय प्रकार का उत्तोलक और तीसरा तृतीय प्रकार का उत्तोलक। तो फ्रेंड्स, हमने ये देखा था कि अगर भार बीच में रहता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है। अगर हम जो एफर्ट होता है, ठीक है, यानी जो आयाम होता है, अगर वो बीच में रहता है वो, तो वो तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है, और आलंब बीच में होता है तो प्रथम प्रकार का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वह उत्तोलक जिसमें आलंब एवं आयाम के मध्य भार होता है, तो यहाँ पे द्वितीय। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया है, हैंडपंप, चाकू, फावड़ा, ट्राली। तो यहाँ पे टाली आप देख सकते हो बीच में भार होता है, ठीक है, हम साइड से एफर्ट लगाते हैं और जो साइड में काम होता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो जो यहाँ पर मध्य में जो भार होता है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्राली, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप 5 क्वेश्चन थे। अब चलिए अति लघु उत्तरीय की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम लिखिए। तो सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है जो है वो है बुध ग्रह। 7 प्रश्न है कि मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी है। तो मानव की खोपड़ी में, देखिए, मानव की खोपड़ी में कुल हड्डियों की जो संख्या होती है वो होती है 29, यानी 29। 8वां प्रश्न है कि कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किस उत्कर्षी अंग द्वारा होता है। तो मैलपीजियन यानी निसर्ग नलिकाएं ही मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां हैं। 9वां प्रश्न है कि किसी एक अम्ल एवं एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो अम्ल या क्षार का रासायनिक सूत्र लिखना है। तो फिलहाल दोनों, जैसे कि अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HNO3 H2SO4 HCl। क्षार का जो रासायनिक सूत्र होता है NaOH, KOH, NH4OH, Mg ब्रैकेट में OH2। तो ये अम्ल और क्षार के रासायनिक सूत्र हैं। तो फ्रेंड्स,
आप इसके अकॉर्डिंग ये पता लगा सकते हो कि रासायनिक सूत्र के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप इससे रिलेट करके क्वेश्चन तैयार कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड, 10वां जो प्रश्न है कि Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है। तो Fe2O3 में लोहे की संयोजकता +3 है। ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है, लिखिए। तो ऊर्जा के संचरण के किस विधि द्वारा, तो संवहन यानी पानी के द्वारा जो होता है वो गर्म होता है। तो ये पूरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न था जो कि खत्म हुआ। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है जो कि 2 नंबर का होता है। और फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो कि थोड़ा ज्यादा करके दिया है, क्योंकि गाइड है ना, तो इसलिए इसमें ज्यादा करके दिया है। लघु उत्तरीय प्रश्न में 12 प्रश्न है कि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है। लिटमस पत्र द्वारा कैसे पहचानेंगे कि अम्लीय ऑक्साइड है या भास्मिक ऑक्साइड। रासायनिक अभिक्रिया लिखें। तो धातुएं ऑक्सीजन के संयोग से भास्मिक ऑक्साइड यानी बेसिक ऑक्साइड बनते हैं। अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए प्रायः लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। लिटमस पेपर नीले एवं लाल कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होते हैं। नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबाने पर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पत्र क्षार में डुबाने पर नीला हो जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पहचान है जिसको आप याद कर सकते हो। क्वेश्चन पूछा है 12 कि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है। लिटमस पत्र द्वारा आप कैसे पहचानेंगे कि अम्लीय ऑक्साइड या भास्मिक ऑक्साइड, या फिर आप इसका रासायनिक अभिक्रिया भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों में से किस, क्योंकि 2 नंबर का है, ठीक, ऑप्शनल है, आप किसी एक को कर सकते हो। तो धातुएं जो होती है ऑक्सीजन के सहयोग से बेसिक ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, और अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए प्रायः लिटमस पेपर का यूज किया जाता है। इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है कि अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं। तो लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। लिटमस पेपर नीले एवं लाल कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबाने पर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पत्र क्षार में डुबाने पर क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 13 क्वेश्चन है कि कृषि कार्य में प्रयुक्त उपकरण डिबलर एवं कल्टीवेटर की उपयोगिता लिखिए। तो डिबलर की क्या उपयोगिता है और कल्टीवेटर की क्या उपयोगिता है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। यह रबी फसल के बीजों को बोने का साधारण यंत्र है। इसके द्वारा छिद्रों के माध्यम से बीज बोया जाता है जिससे फसल का औसत उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, देखिए कल्टीवेटर आपने सुना भी होगा। ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर यंत्रों का उपयोग करके खेत की जुताई कर मिट्टी को उलट पलट कर दिया जाता है। इससे मिट्टी में गुणात्मक सुधार होता है और इन यंत्रों से श्रम एवं समय की बचत होती है। तो ये डिबलर का यूज किस लिए करते हैं, कल्टीवेटर का आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। यानी डिबलर का यूज रबी के फसल के बीजों को बोने का साधारण यंत्र है। ठीक है, इसके द्वारा छिद्रों के माध्यम से बीज बोया जाता है। और कल्टीवेटर जो होता है, ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर यंत्रों का उपयोग करके खेत की जुताई कर मिट्टी को उलट पलट कर दिया जाता है। अगला देखिए 14 प्रश्न है कि परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से क्या संबंध है। आप परिवेश को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे। परिवेशीय स्वच्छता, इसके अंतर्गत परिवेश की सफाई, कक्ष की सफाई, शौचालय की सफाई आती है। परिवेशीय स्वच्छता का उद्देश्य परिवेश स्वच्छता के द्वारा परिवेश से संबंधित समस्त सदस्यों की स्वास्थ्य रक्षा से है। यदि परिवेश में स्वच्छता होगी, यानी वातावरण जो भी आप जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, जिस परिवेश में रहते हो उसी को हम बोलते हैं सिंपल परिवेश। जिस वातावरण में रहते हो, यानी जिस परिवेश में स्वच्छता होगी तो इसका लाभ समाज को भी होगा। स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा रखने के लिए परिवेशीय स्वच्छता का प्रभावशाली कार्यक्रम लागू करना चाहिए। परिवेशीय स्वच्छता बनी रहे इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने आस पड़ोस में किसी भी प्रकार की गंदगी न रहने दें। पड़ोसियों को इसके बारे में बताएं और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सफाई अभियान में योगदान दें। आपके पड़ोस में गंदगी के ढेर न हो, क्योंकि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है कि आप किस तरीके से जहाँ जिस परिवेश में रहते हो, जिस वातावरण में रहते हो, वहाँ पर कोई भी गंदगी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो भी कूड़ा करकट
या गंदा चीज उसको साफ नहीं कर रहा है तो उसको प्रेरित करना चाहिए कि अगर आप इसको साफ नहीं करते हैं तो जितने भी कीटाणु हैं वो आपके बाल बच्चे या आपको बीमार कर सकते हैं। तो जहां तक संभव हो सके मिलजुल कर साफ सफाई कर देना चाहिए ताकि हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। ठीक है, तो ये आप बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब यहाँ देख सकते हो थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मानव के श्वसन अंग का निम्नांकित चित्र कीजिए या चित्र बनाइए। तो फ्रेंड्स ये पूरा चित्र है, फिगर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चित्र से रिलेटेड भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये श्वसन अंग का चित्र बना हुआ है। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि हम ऊर्जा का अपव्यय कहाँ कहाँ करते हैं, ऊर्जा को संरक्षित करने के विभिन्न तरीके क्या हैं। तो ऊर्जा मानव जीवन का महत्वपूर्ण घटक है। मानव की विभिन्न आवश्यकताएं जैसे मकान, कपड़ा, भोजन, रेल, सड़क, जल, वायु, परिवहन, संचार, सूचना और प्रसारण एवं अन्य मानव संसाधनों के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा को संरक्षित करने के विभिन्न उपाय, ऊर्जा का अपव्यय यानी जो भी खर्च है उसको थोड़ा रोकना चाहिए और जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, कच्चा तेल का उपयोग कम से कम करना चाहिए। इनका उपयोग केवल तभी करना चाहिए जब इनका उपयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब कोई आपके पास विकल्प नहीं रहता है तब आपको कोयला, कच्चा तेल का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद देखिए ऊर्जा का सामूहिक उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा जब लोग हों, बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ हो तो वहाँ पे ऊर्जा का यूज करना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं करना चाहिए। वृक्षों की कटाई रोकी जानी चाहिए तथा अधिक से अधिक नए वृक्ष लगाने चाहिए। ईंधन की कम खपत वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये है ऊर्जा संरक्षित करने के कुछ विभिन्न उपाय जो कि बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकते हो। 17 नंबर प्रश्न की हमारे प्रतिदिन के भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले किसी एक रोग का नाम, लक्षण तथा उसे बचने के उपाय बताइए। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। ठीक है, इसके लक्षण क्या होते हैं? चर्म रोग, त्वचा पर चकत्ते, आंखें कमजोर हो जाती है। उपाय विटामिन ए से युक्त पदार्थों का सेवन तथा डॉक्टरी का सलाह ले। लास्ट आज का क्वेश्चन है कि भूकंप आने के क्या क्या कारण है, भूकंप से बचने के उपाय एवं प्रबंधन के क्या क्या तरीके हैं, अपने स्तर से अपनाएंगे, लिखिए। भूकंप आने के कारण यानी भूकंप क्यों आते हैं, इसके क्या कारण है। एक तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, पृथ्वी का सिकुड़ना, बलन तथा भ्रंश, भू संतुलन और कृत्रिम। मनुष्य पर भूकंप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो भूकंप मनुष्य के लिए प्रायः अभिशाप या कभी कभी वरदान सिद्ध होता है। इसके अनेक हानियां तो कुछ लाभ निम्न है। अब देखिए इसे हानियां क्या है। भूकंप से निम्नलिखित हानियां होती है। इससे जन धन की अपार हानि होती है। कई बार भूकंप से नदियों के मार्ग के रुकावट पड़ जाती है और उनका प्रवाह रुक जाता है। जब समुद्री भाग में भूकंप आता है तो बड़ी बड़ी लहरें उठती है जिससे जलयानों को भारी क्षति पहुंचती है। भूकंप से भूपटल पर बड़े बड़े भ्रंश पड़ जाते हैं जिससे यातायात बड़ी बाधा पड़ती है। अब इसके लाभ क्या क्या है। तो भूकंप में जितनी क्षति होती है उसका 1/1 आप कह सकते हो 1/100 भाग भी लाभ नहीं होता। कुछ अप्रत्यक्ष लाभ जो है वो निम्नलिखित हैं। पहला इसका लाभ क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूकंप के हानि तो आप जानते ही हैं, लेकिन लाभ क्या है इसके बारे में बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। भूकंपीय तरंगों से हमें भूगर्भ का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। भूकंप से भूस्खलन क्रिया होती है जो अपक्षय में सहायक होती है। इससे मिट्टी के निर्माण में सहायता मिलती है और कृषि को भी प्रोत्साहन मिलता है। भूकंप से बड़े पैमाने में बलन या भ्रंश पड़ जाते हैं जिससे पर्वत, पठार, घाटियां आदि कई स्थलाकृतियों का जन्म होता है। ठीक है, और कई बार भूकंपीय भ्रंशों से जल स्रोतों का जन्म होता है जो मनुष्य के लिए लाभदायक होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर भूकंप से बचने के उपाय। भूकंप के आने के समय विद्यालय व भवन से तुरंत बाहर या खुले स्थान पर आ जाए और मकान बहुमंजिली है तो मकान से बाहर निकलकर आ जाए। तो ये आप सभी जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता है। बस लाभ आप इसमें याद कर लीजिएगा कि भूकंप के क्या है लाभ। तो फ्रेंड्स ये 2017 के पूछे हुए प्रश्न थे। आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ अगर आगामी पेपर आएगा, अगर आपका रिवीजन बेस्ट रहेगा, आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। और ये जो रहता है साइंस, ये 25 नंबर का होता है जिसमें से आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। तो फ्रेंड्स ये जो PDF है मैं आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से ज्वाइन होकर इस टेलीग्राम को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है,
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स मित्रों को आप शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।